नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो स्व सहायता समूह वाला पार्ट जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी का पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज सामुदायिक निवेश निधि पढ़ेंगे। सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत दो निधियाँ आती हैं, एक चक्री निधि और एक सामुदायिक निवेश कोष। तो चक्री निधि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग सीआरपी, जो आंतरिक सीआरपी रणनीति है, इंटरनल सीआरपी स्ट्रेटजी, वो वाला पार्ट भी हम लोग आज देखने वाले हैं। आज के वीडियो से आपके पेपर में क्वेश्चन बने हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, पेपर में आ चुके हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसके आने की पूरी संभावना है इस बार के पेपर में। तो आप लोग आज के वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। और इसके बाद जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो सामुदायिक निवेश कोष बताऊंगा और चक्री निधि और सामुदायिक निवेश कोष, ये दोनों चीज़ जो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब चक्री निधि और सामुदायिक निवेश निधि, वो दोनों चीज़ तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। ठीक, देखो, आंतरिक सीआरपी रणनीति पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सामुदायिक निवेश कोष पढ़ेंगे। इंटरनल सीआरपी स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ध्यान रखना। सीआरपी का फुल फॉर्म कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एनआरएलएम के अंतर्गत सक्रिय महिला पुस्तक संचालक और संसाधन पुस्तक संचालक, ठीक है, यहां पर शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग पूरा लिखना। सक्रिय महिला पुस्तक संचालक, संसाधन पुस्तक संचालक के माध्यम से मिशन के कार्यों का विस्तार करना। मतलब इस सीआरपी रणनीति के तहत ये लोग अलग अलग गांव में जाते हैं और लोग इस योजना को एक्सपांड करते हैं, मतलब इसको फैलाते हैं। इस योजना की जो मुख्य उद्देश्य है उसको लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, स्व सहायता समूह गठित करने में मदद करते हैं, स्व सहायता समूह गठित करते हैं और उनकी परेशानियों को सुलझाते हैं। और अगर कहीं कोई स्व सहायता समूह टूट गया है, समाप्त हो चुका है, तो उसका पुनर्गठन करते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या काम करते हैं लोग अभी, ठीक है। तो पहले ओवरव्यू समझो इसको। ये लोग जो पुस्तक संचालक, संसाधन पुस्तक संचालक, इसके माध्यम से सक्रिय महिला, पहले बता चुका हूं इसको पूरा, सक्रिय महिला पुस्तक संचालक, संसाधन पुस्तक संचालक, इनके माध्यम से मिशन का जो कार्य है उसको क्या करते हैं? विस्तार करने का काम करते हैं। मतलब स्व सहायता समूह को नया स्व सहायता समूह गठन करने का, और जो स्व सहायता समूह समाप्त हो चुकी है उस स्व सहायता समूह का पुनर्गठन करने का काम करते हैं। मतलब एक्सपांड तो कर रहे हैं, योजना का उद्देश्य जो है स्व सहायता समूह गठित करना है, तो उसको एक्सपांड लोग कर रहे हैं, लोग का विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मिशन के कार्यों का विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? तो स्व सहायता समूह गठित करते हैं, वो लोग को प्रशिक्षण देते हैं कि स्व सहायता समूह चलाना कैसे है, कैसे फंड इकट्ठा करना है, कैसे चक्री निधि के तहत ऋण लेना है, कैसे सामुदायिक निवेश कोष के तहत ऋण लेना है, कैसे बैंक लिंकेज करना है, कैसे बैंक से ऋण लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में उनको प्रशिक्षण देते हैं। पहला काम गठन करने का, दूसरा काम जो खत्म हो चुका है उसको पुनर्गठित करने का, तीसरा काम उनको प्रशिक्षण देने का। तो 3 काम ये लोग का है। वो कैसे कैसे करते हैं अभी आप लोग देख लो। समझ गए? इसका कंसेप्ट समझ गए? सीआरपी रणनीति क्या होता है? इसी को कहते हैं सीआरपी रणनीति, इंटरनल सीआरपी रणनीति, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन स्ट्रेटजी। ठीक, आंतरिक सीआरपी दल होता है। ये काम करने के लिए एक ग्रुप होता है, एक दल होता है, एक कमिटी होती है, जिसको क्या कहते हैं? आंतरिक सीआरपी दल कहते हैं। इस आंतरिक सीआरपी दल में 5 सदस्य होते हैं। ठीक, कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ये पूछ सकता है ना, ध्यान रखना, आंतरिक सीआरपी दल में कितने सदस्य होते हैं करके, जिसमें से 3 होते हैं सक्रिय महिला, ये तीनों से मिलकर बनता है। तो 3 जो सक्रिय महिला होते हैं और 2 पुस्तक संचालक होते हैं। ठीक, ध्यान रखना, 3 सक्रिय महिला, 2 पुस्तक संचालक, 5 सदस्यों में। एक चक्र 30 दिन का होता है ये लोग का, एक साइकिल पूरा होता है ये लोग का 30 दिन में। 15-15 दिन 2 गांव में काम करते हैं। जब जैसे कि मान लो जाए ए नाम का गांव है और बी नाम का गांव है, तो 15 दिन यहाँ काम करेंगे। ये जो दल है 15 दिन यहाँ काम करेगा, 15 दिन यहाँ काम करेगा, तो ये दोनों को मिला के क्या होगा? एक साइकिल कंप्लीट होगा इन लोग का। तो 15-15 दिन का 2 गांव में काम करते हैं। टोटल एक चक्र कितने दिन का रहता है ये भी पूछ सकता है। तो टोटल एक चक्र रहता है, एक साइकिल ये लोग का 30 दिन में पूरा होता है। 2 गांव को चयन करते हैं, एक गांव में 15 दिन प्रशिक्षण देते हैं, दूसरे गांव में जाके 15 दिन प्रशिक्षण देते हैं। तो टोटल एक चक्र जो पूरा होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक, इंटरनल सीआरपी दल, ये इसी को लिखा हूं ना, ठीक है, आंतरिक सीआरपी दल। ठीक, इंटरनल सीआरपी दल
ये वही है। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे क्योंकि अभी आप लोग को याद रहेगा, लेकिन एग्जाम के पहले पढ़ोगे, बहुत दिन बाद पढ़ोगे ना, तो फिर ये शॉर्टकट याद नहीं आता है। तो आप लोग पूरा लिखा करो इसको, मैं शॉर्टकट में भले लिख दूं, ठीक है, आप लोग को पूरा लिखना है। तो इंटरनल सीआरपी दल को प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए एसएचजी गठित करने होते हैं। मैं आपको बताया इनका 2 काम, एक तो नए एसएचजी गठित करना और पुराने एसएचजी का पुनर्गठन करना। तो कम से कम इस इंटरनल सीआरपी दल को प्रत्येक गांव में, 2 गांव में गए हैं तो एक गांव में 6 कम से कम 6 एसएचजी, ज़्यादा हो सकता है 6 से ज़्यादा, तो कम से कम 6 या 6 से ज़्यादा, तो मिनिमम 6 एसएचजी गठित करने होते हैं और 2 पुराने एसएचजी को पुनर्गठन करना होता है। कुछ एसएचजी होते हैं जो किसी कारणों से फंड नहीं जुटा पाते हैं, ऋण नहीं ले पाते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो वो जो कमेटी जो एसएचजी रहते हैं वो लोग स्थगित हो जाते हैं। तो उन लोगों को पुनर्गठित करने का काम, तो 6 नए एसएचजी गठित करना है ये लोग को और 2 पुनर्गठित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है ये लोग का, ठीक है। तो उन लोग का काम करना रहता है। प्रत्येक सदस्य को पर डे हिसाब से वेजेस मिलता है, जैसे कि मनरेगा में दिया जाता है, उसी तरीके से दैनिक मानदेय मिलता है, ठीक है, सब सदस्य को इसके सीआरपी दल की। तो ये लोग का काम ये सब रहता है। बेसिकली ये सक्रिय महिला पुस्तक संचालक, संसाधन पुस्तक संचालक, तो ये पुस्तक संचालक, संसाधन पुस्तक संचालक तो स्व सहायता समूह से ही बनते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सक्रिय महिला कौन रहती है? जो सब काम में कोऑर्डिनेट करने की इच्छुक हो, ठीक है, सब में सहयोग देने की इच्छुक हो, ठीक है। तो ये लोग वही लगभग वही रहते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग सब इसको, सीआरपी रणनीति, इंटरनल सीआरपी स्ट्रेटजी को। ये हो गया आपका। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। सामुदायिक निवेश कोष, सामुदायिक निवेश कोष, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सामुदायिक निवेश कोष के तहत 2 प्रकार की निधि स्व सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जाती है। मतलब 2 प्रकार का फंड उपलब्ध कराया जाता है। पहला चक्रीय निधि या रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, और दूसरा सामुदायिक निवेश निधि, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो सामुदायिक निवेश कोष एक फंड होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। इसके तहत 2 प्रकार की निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या? चक्रीय निधि, या चक्रीय निधि को ही कहा जाता है प्रथम आजीविका अनुदान अंश। क्या कहा जाता है? प्रथम आजीविका अनुदान अंश। ये क्वेश्चन, ये पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन आया है ना, ये चक्रीय निधि, परिक्रामी निधि, वो बताऊंगा आगे। तो सामुदायिक निवेश निधि, सब जगह से क्वेश्चन आए हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। ग्रामीण विकास के जो एनआरएलएम वाला टॉपिक था ना हम लोग का, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो ये वही है एनआरएलएम का जो टॉपिक है। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जितना भी स्व सहायता समूहों के बारे में, ये स्व सहायता समूह एनआरएलएम के तहत ही गठित होते हैं। महाराष्ट्र राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्या चल रहा है? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो उसी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? बिहान नाम से। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान नहीं कहते हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को क्या कहते हैं? बिहान कहते हैं। मतलब जो स्टेट में जो चल रहा है वो योजना, उसको बिहान कहा जाता है। उसी के तहत क्या गठित किया जाता है? स्व सहायता समूह। जब मैं आजीविका वाला पार्ट ग्रामीण विकास में एनआरएलएम पढ़ाया हूं आप लोगों को, तो आप लोग को पूरा ये चीज़ बताया हूं, लेकिन यहाँ पर एक बार और बता रहा हूं और डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा है टॉपिक, ठीक। तो मैंने सोचा कि स्व सहायता समूह जब पढ़ाऊंगा तो उसको स्व सहायता समूह के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। तो एनआरएलएम जब पढ़े थे तो पहले हम लोग क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रावधान और कब गठित हुआ वो सब पढ़े, फिर वो छत्तीसगढ़ में कब गठित हुआ, छत्तीसगढ़ में कब से स्टार्ट हुआ वो सब पढ़े, और उसके अंतर्गत फिर क्या गठित हुआ? स्व सहायता समूह। और स्व सहायता समूह के बारे में वही सब जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्व सहायता समूह के बारे में जितना भी क्लास हुआ है, वो जितना भी हम लोग पढ़े हैं, वो सब एनआरएलएम के अंतर्गत आता है। तो एनआरएलएम का ही ये पार्ट है। मतलब आप सबसे पहले एनआरएलएम जब आप डिटेल में जैसे कि एक साथ पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? एनआरएलएम का गठन, उसके बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कब चालू हुआ, कब कैसा हुआ, उसका प्रावधान क्या क्या है, और उसके बाद क्या आएगा? स्व सहायता समूह उसके तहत गठित होता है। और स्व सहायता समूह जो मैं पूरा बता रहा हूँ वो है। तो अलग से एनआरएलएम में और स्व सहायता समूह पढ़ने का मतलब नहीं है। एनआरएलएम को वहाँ से पढ़ो, वहाँ भी मैं वैसे बताया हूँ, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया था वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बताना था। और एनआरएलएम के अंतर्गत ही जो स्व सहायता समूह गठित होंगे, अगर आपको कल के डेट में पूछता है एनआरएलएम के अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष के तहत चक्रीय निधि में कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है, तो यही आएगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। एनआरएलएम के तहत सामने लगे रहेगा क्वेश्चन के सामने, एनआरएलएम के तहत। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एनआरएलएम के तहत तो नहीं पढ़े हैं करके, वहाँ भी मैं बताया था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया था। तो एनआरएलएम के अगर ये अंतर्गत ही है सब चीज़ें, मतलब आप समझिए एक तरीके से आप एनआरएलएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके दे दिया है सिलेबस में, तो एनआरएलएम के अंतर्गत ही ये पूरा आता है, ठीक।
तो उसके तहत चक्री निधि और प्रथम आजीविका अनुदान अंश बोलते हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा होता है सामुदायिक निवेश निधि यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक, तो अब देखते हैं इस चक्री निधि, पहले देखते हैं सामुदायिक निवेश कोष जो है उसका उद्देश्य क्या होता है इस कोष को प्रोवाइड करने का। पहला, एसएचजी की पूंजी कोष में वृद्धि करना, मतलब जो स्व सहायता समूह है वो लोगों का जो पैसा है उसमें धीरे धीरे करके बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ेगा ये आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दूसरा, एसएचजी की जोखिम में कमी करना, स्व सहायता समूह के जोखिम में कमी करना। जोखिम में कमी करना का मतलब, मान लो जाए स्व सहायता समूह के पास 5,000 रुपये जमा हुआ है, ये अपनी बचत करके स्व सहायता समूह जमा करते हैं, उसके बाद इसी के आधार पर उनको ऋण मिलता है। तो सबसे पहले तो स्व सहायता समूह के जितने सदस्य रहेंगे अपना जितना आय रहेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के जमा करके एक स्व सहायता समूह गठित करते हैं ना, एक निधि गठित करते हैं। तो मान लो जाए वो निधि 5,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, चक्री निधि के तहत अनुदान राशि दिया जाता है। ठीक है, 15,000 रुपये क्या दिया जाता है, अनुदान के रूप में राशि दी जाती है। ये सेकंड पॉइंट को समझा रहा हूं। ठीक है, जोखिम में कमी कैसे आता है, 15,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, लोग को सरकार के साइड से दिया जाता है। तो ये अनुदान के रूप में दिया जाता है, मतलब स्व सहायता समूह को दिया जाता है। स्व सहायता समूह को इसको वापिस नहीं करना रहता। क्या, स्व सहायता समूह को ये पैसा, अनुदान मतलब क्या होता है, उस पैसे को वापस नहीं करना है ब्याज दर पे, वो पैसा दिया जा रहा है उसको वापस नहीं करना है। तो स्व सहायता समूह के पास ये 15,000 का राशि आ गया, ये 5,000 तो वो लोग खुद कलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये तो है ही, ये 15,000 का राशि अनुदान के रूप में वो लोग के पास आ गया। अब जो कोई सदस्य को अगर कोई पैसा लेना है, ऋण लेना है, कोई जो इमरजेंसी आ गया, कोई आपातकाल आ गया उसके घर में, उसको पैसा लेना है, तो स्व सहायता समूह उस सदस्य को, अपने सदस्य को इस अनुदान राशि से पैसा प्रोवाइड करा देती है। मान लो जो इसको जरूरत पड़ा, ये दूसरे सदस्य को जरूरत पड़ा, तीसरे सदस्य को, तो ये 15,000 तो है ना, तो 15,000 की राशि से पैसा वो लोग को उपलब्ध करा देती है। और सदस्य इसको कैसे वापिस करते हैं, ऋण के रूप में वापिस करते हैं, ब्याज दर पर वापिस करते हैं। 5 रुपए लिए हैं तो 5 रुपए नहीं 10 रुपए वापिस करेंगे। 500 रुपए लिए हैं तो ये लगभग पूरा ब्याज वाज मिला के 800-900 रुपए वापिस करेंगे। तो ये बढ़ा कि नहीं, ये लोग अनुदान राशि से जो राशि ये लोग को फ्री, मतलब कि अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है, किसको, स्व सहायता समूहों को, वो सदस्यों को किसके रूप में दे रहे हैं, ऋण के रूप में। ये लोग को इसका ऋण नहीं चुकाना है ऊपर, लेकिन समूह के सदस्य लोग क्या चुकाएंगे, इस पे ऋण चुकाएंगे। तो ये 15,000 का राशि क्या होता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि सब सदस्य ऋण लिए हैं और ऋण के रूप में ब्याज दर पर इसको चुका रहे हैं। तो ये राशि जो रहता है वो क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। 15,000 16,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 25,000, ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। और स्व सहायता समूह अपने गठन करने के समय अपना पैसा बचा बचा के जो बचत राशि जो जमा किए थे वो क्या है, स्टेबल है, वो हिल नहीं रहा है। मान लो जाए अगर अनुदान राशि प्राप्त नहीं होता स्व सहायता समूहों को, तो जो सदस्यों को लोन देते, सदस्यों को ऋण देते, वो ये 5,000 में से देना पड़ता, जो वो लोग का पूंजी निवेश है, जो वो लोग का बचत करके अपने पैसे से धीरे धीरे छोटा छोटा करके जोड़े हैं, उससे वो लोग को क्या देना पड़ता, ऋण देना पड़ता। तो ये बढ़ता जरूर, लेकिन अगर कोई स्व सहायता समूह का सदस्य उसको वापिस नहीं कर पाया तो ये क्या रहता है, जोखिम रहता है एक तरीके से कि ये 5,000 भी कम हो जाएगा। तो इस जोखिम से क्या होता है, कमी आता है। क्लियर एकदम। ये रिस्क जो ये बचत करे हैं थोड़ा थोड़ा करके, इस पे कोई रिस्क नहीं आता है। ये 15,000 का अनुदान राशि जो मिला है, जिस पे ऋण नहीं चुकाना है वो लोग को, स्व सहायता समूह को ऊपर, वो 15,000 की राशि में से ऋण देते हैं, वो भी बढ़ते रहता है। तो ये जोखिम जो है वो कमी होता है इससे, इस निधि के तहत। क्यों, क्योंकि इससे 15,000 रुपये अनुदान मिल जाता है, इसलिए जोखिम क्या होता है, कमी होता है। तीसरा, आजीविका या रोजगार में वृद्धि करना। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, ये धीरे धीरे करके इससे क्या मिलेगा, पैसा जो है वो इस कोष से क्या देंगे, पैसा देंगे, तो आजीविका के साधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे और क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आय का साधन निर्मित होगा, काम मिलेगा। इस तरीके का चीज़ भी इसमें वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य है। किसका, चक्री निधि या प्रथम आजीविका अनुदान, नहीं, सामुदायिक निवेश कोष का, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। पहले तो ये पढ़ रहे हैं ना, बाद में हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे। पहले सामुदायिक निवेश कोष का उद्देश्य देखते हैं, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पहला चक्री निधि रिवॉल्विंग फंड या प्रथम आजीविका अनुदान अंश। पूरा यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो चक्री निधि अब पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो मैं बताया हूँ वो सामुदायिक निवेश कोष का उद्देश्य था। चक्री निधि का भी उद्देश्य देखते हैं। पहला, एसएचजी के पूंजी कोष में वृद्धि करना है, तो सेम है, उसके पूंजी कोष में धीरे धीरे इसके पैसा प्राप्त होता है, तो इसमें वृद्धि होता है। दूसरा, आंतरिक लेन देन को बढ़ावा देना। आंतरिक लेन देन को बढ़ावा देना। आंतरिक लेन देन कैसे बढ़ेगा भाई, इसको अनुदान के रूप में राशि प्राप्त हुआ है चक्री निधि से, तो इससे पास पैसा है,
तो जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ही ज़्यादा सदस्य को ऋण देंगे, और जितना ज़्यादा ऋण देंगे वही ऋण जो है वो वापसी होगा ब्याज के रूप में। तो पूरा एक क्या बन रहा है, साइकिल बन रहा है। ठीक है, फिर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा ऋण। अब भाई देखो, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप लोगों को ऋण ज़्यादा दोगे, लोग भी आपको ज़्यादा वापस करेंगे, तो ये चक्र चलता रहेगा। तो क्या हो रहा है, आंतरिक लेन देन बढ़ावा हो रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है पैसा होने से। तीसरा, एसएचजी की छोटी छोटी उपभोग व आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। स्व सहायता समूहों की उपभोग छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि स्व सहायता समूह किसी पैसे का जरूरत है तो यहाँ से अनुदान राशि के रूप में पैसा मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, उपभोग और आजीविका संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट है, ये इसका उद्देश्य है चक्रीय निधि प्रोवाइड करने का। पात्रता, चक्रीय निधि के लिए कोई भी स्व सहायता समूह कब पात्र होगा, एलिजिबल कब होगा, ये यहां पर बताया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहां से क्वेश्चन आया है, ये पात्रता से भी और ये राशि से भी। बना के देखना, अब बनेगा जब मैं बताने के बाद। पहला, ऐसे स्व सहायता समूह जिन्होंने कम से कम 3 माह पंचसूत्र का पालन किया है। देखो, मिनिमम 3 माह, मैक्सिमम 6 माह, मतलब 3 माह से 3 माह अगर पालन कर लिया है पंचसूत्र का, पंचसूत्र मैं बता चुका हूं, तो अगर कम से कम 3 माह पालन कर लिया है तो वो चक्रीय निधि के तहत ये 15,000 को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। कम से कम 3 माह, अब 3 माह में एलिजिबल हो जाएगा, फिर 4 माह 5 माह, तो मैक्सिमम 6 माह है, अधिकतम 6 माह पंचसूत्र का पालन किया हो, तो 3 से 6 माह ध्यान रखना। तो कम से कम 3 माह को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, कम से कम को पूछेगा, लेकिन 3 से 6 माह है तो ध्यान रखना इसको। दूसरा, ऐसे एसएचजी जिनका बचत खाता हो बैंक में, सेविंग अकाउंट बैंक में हो, ऐसे स्व सहायता समूह क्या होते हैं, चक्रीय निधि के पात्र होते हैं। तीसरा, ग्रेडिंग में 60% अंक उनको मिला हो। सब स्व सहायता समूह को ग्रेड दिया जाता है उनके काम के हिसाब से, उनके कितना वो पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग की जाती है। मैं ग्रेडिंग सिस्टम पूरा बताऊंगा आप लोग को आगे की वीडियो में। तो वो ग्रेडिंग में अगर 60% अंक, एक तो ग्रेड दिया जाता है ABCD करके और परसेंटेज दिया जाता है उसमें, तो यहाँ पर ग्रेडिंग में 60% अंक प्राप्त हुआ हो किसी स्व सहायता समूहों को, तब वो चक्रीय निधि के पात्र होते हैं। चौथा, CRP प्रशिक्षण पूरा किया हो। ये जो प्रशिक्षण है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो इसका ट्रेनिंग होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है स्व सहायता समूहों को, तो ये ट्रेनिंग वो लोग कंप्लीट किए हों, तब क्या दिया जाता है, अनुदान के, तब वो लोग को पैसा, मतलब चक्रीय निधि के लिए वो लोग क्या होते हैं, योग्य होते हैं, पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं चक्रीय निधि के लिए इस कंडीशन में। ठीक, तो ये समझ गए आप लोग, पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और राशि कितना मिलता है चक्रीय निधि के तहत, 15,000 रुपये अनुदान के रूप में मिलता है। अनुदान का मतलब मैं पहले ही समझाया, ये एक ऐसी राशि है जिसको वापस नहीं करना पड़ता है। किसको, चक्रीय निधि के तहत जो राशि मिलती है स्व सहायता समूह को, स्व सहायता समूह उसको वापिस नहीं करते, क्योंकि अनुदान के रूप में वो लोग को प्राप्त होता है चक्रीय निधि की राशि। तो 15,000 रुपये अनुदान, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है, याद रखना। अब चक्रीय निधि होता क्या है, इसको चक्रीय निधि बोलते क्यों है, इसको रिवॉल्विंग फंड बोलते क्यों है, ध्यान देना इसको, यहां पर मैं जो बता रहा हूं उसको देखो। चक्रीय निधि जो है, ठीक है, चक्रीय निधि की राशि स्व सहायता समूहों को प्राप्त होती है। पहले तो समूह को प्राप्त होगी ना, तब तो वो सदस्यों को देंगे। तो चक्रीय निधि की राशि स्व सहायता समूहों को अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, मतलब इस पैसे को क्या वापिस नहीं करना पड़ता। तो चक्रीय निधि की राशि स्व सहायता समूहों को अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन स्व सहायता समूह इसको अपने सदस्यों को ऋण के रूप में देता है, मतलब सदस्य इसको बढ़ा के वापिस करेंगे। ऋण रहे भाई, ऋण तो रखेगा ना, कुछ ऋण का परसेंट रहता है, 5%, 7%, 2%, 3% ऋण रहेगा। आप किसी को पैसा दोगे, जैसे कि आपको लोन मिलता है, लोन, कार लोन जैसे ले रहे हो, तो लोन आप ले रहे हो बैंक से, तो उसको ऋण चुकाना पड़ता है, उतने का उतने पैसा ही तो नहीं देते हो, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देते हो, तो बढ़ा के देते हैं सदस्य लोग एसएचजी समूह को। तो ये जो 15,000 रुपये अनुदान का राशि है वो क्या रहता है, सदस्य बढ़ा के देंगे तो ये बढ़ता रहता है। तो स्व सहायता समूह को ये राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है, लेकिन स्व सहायता समूह इसको अपने सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, और स्व सहायता समूह इसको फिर से वापिस करते हैं। तो स्व सहायता समूह के सदस्य इसको वापिस करते हैं, और समूह फिर से सदस्यों को ऋण देता है, दूसरे सदस्यों को, फिर से सदस्य वापिस करते हैं तो फिर ऋण देता है। इसी तरीके से ये साइकिल एक तरीके का चलते रहता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है रिवॉल्विंग फंड या चक्रीय निधि। इसके तहत 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। स्व सहायता समूह सदस्य को देंगे, सदस्य वापिस करेंगे, फिर से जिस सदस्य को जरूरत पड़ रहा है उसको फिर से स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण देगा, फिर वापिस करेंगे, फिर ऋण देगा, ये साइकिल चलते रहता है। इसी के कारण इसको कहा जाता है रिवॉल्विंग फंड। क्लियर है एकदम।
चक्रीय निधि की राशि स्व सहायता समूहों को 16 से 18 सप्ताह में प्राप्त होती है। 16 सप्ताह से 18 सप्ताह के बीच प्राप्त होती है। कैसे देखते हैं, पहले का जो 13 सप्ताह रहता है वो स्व सहायता समूह पंचसूत्र का नियमित पालन करेंगे। कितना सप्ताह, 13 सप्ताह मतलब क्या होता है, 3 महीना लगभग। ये कैसे, मिनिमम 3 महीना जो है वो पंचसूत्र का पालन करेंगे, तब तो वो चक्रीय निधि के लिए प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं ना। मिनिमम 3 माह मतलब वही क्या, 13 सप्ताह, क्या है 13 सप्ताह, कम से कम 13 सप्ताह जो है पंचसूत्र का पालन किए हों, तो पहले 13 सप्ताह में तो वो लोग इलिजिबल होते हैं चक्रीय निधि को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 2 सप्ताह का टाइम लग जाता है श्रेणीकरण करने में, मतलब ये जो ग्रेडिंग का सिस्टम होता है कि 50% ग्रेडिंग अंक प्राप्त किए हैं कि 60%, तो ग्रेडिंग करने में कितना लग जाता है, 2 सप्ताह का समय लग जाता है ग्रेडिंग में, श्रेणीकरण में। तो 13 2 कितना हुआ, 15 सप्ताह हो गया। उसके बाद 16वें सप्ताह से 18वें सप्ताह के बीच में, ठीक है ध्यान रखना, 16वें सप्ताह से, अब 15 सप्ताह तो निपट गया, निकल गया, 16वें सप्ताह से 18वें सप्ताह के बीच में चक्रीय निधि की राशि जो स्व सहायता समूह है उनको प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने सप्ताह के बीच में, 16 से 18, क्योंकि 13 सप्ताह में तो एलिजिबल होते हैं, बाकी 2 सप्ताह में ग्रेडिंग होता है, उसके बाद ग्रेडिंग के थ्रू पूरा एलिजिबल का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए तो 16 से 18वें सप्ताह के बीच ये लोग को ये राशि मिल जाती है। क्लियर एकदम, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है कोई डाउट रह जाए आप लोगों को, है ना। स्व सहायता समूह चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होंगे, ये पात्र होंगे बताया था। यहां पर कब के केस में चक्रीय निधि के तहत पात्र नहीं होंगे स्व सहायता समूह, पहला ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत पहले ही रिवॉल्विंग फंड का लाभ मिल चुका है। ये मैं पूरा आप लोग को बता चुका हूं, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के बारे में पहले पूरा आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो उसके अंतर्गत अगर रिवॉल्विंग फंड का लाभ मिल चुका है तब फिर वो लोग इसके लिए 2 बार नहीं मिलेगा, मतलब एक ही बार मिलेगा। दूसरा, स्व सहायता समूह पहले ही किसी भी तरीके से अगर कहीं चक्रीय निधि का लाभ मिल चुका है, एक बार मिल चुका है पहले, तो फिर नहीं मिलेगा उसको दोबारा, एक ही बार 15,000 मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। तीसरा, स्व सहायता समूह मेल प्लस फीमेल, अगर कहीं दोनों को के, देखो मैं स्व सहायता समूह के प्रकार आप लोग को बताया था, पुरुष स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, कंबाइन वाला स्व सहायता समूह होता है, ठीक है, ये सब प्रकार में आपको बताया था। तो अगर कहीं मेल और फीमेल, 10 मेल है 10 फीमेल है, दोनों मिल के अगर स्व सहायता समूह गठित किए हैं, तब ऐसे स्व सहायता समूहों को इस चक्रीय निधि का लाभ नहीं मिलता है। ये ऐसे लोगों को मिलेगा या तो केवल मेल मेल रहेंगे उस स्व सहायता समूह में तब मिलेगा, तो केवल फीमेल फीमेल रहेंगे तब मिलेगा। लेकिन दोनों अगर कॉम्बिनेशन से बनाए हैं तो उस स्व सहायता समूह को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन दिव्यांग हैं, अगर कहीं स्व सहायता समूह मेल और फीमेल से मिलकर बना है और वो दिव्यांगों का स्व सहायता समूह है, उसमें जो समूह के सदस्य हैं वो दिव्यांग हैं, तब उनको चक्रीय निधि का लाभ मिल सकता है। ठीक है, मतलब सामान्य सिचुएशन में, सामान्य परिस्थिति में मेल और फीमेल से मिलकर निर्मित स्व सहायता समूह को उसका लाभ नहीं मिलता चक्रीय निधि का। लेकिन अगर ऐसे स्व सहायता समूह है जिसमें मेल और फीमेल तो हैं लेकिन दिव्यांग स्व सहायता समूह है तो उसको लाभ मिलेगा चक्रीय निधि का। तो दिव्यांग को छोड़कर बोला हूं। चौथा, ये SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अनुदान मिला हो, पहले ही उसके तहत अनुदान मिल चुका हो, तब इसके तहत पात्र नहीं होंगे। या पांचवा, स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक स्व सहायता से समूह से जुड़े हों। देखो, एक सदस्य केवल एक स्व सहायता समूह का ही सदस्य बन सकता है, एक साथ 2 स्व सहायता समूह का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति किसी भी 2 पद को ग्रहण नहीं कर सकता। मैं पंचायत में भी आप लोग को ये चीज को समझाया था, एक व्यक्ति 2 पद को ग्रहण नहीं कर सकता, एक ही पद को ग्रहण करेगा। उसी तरीके से स्व सहायता समूह के सदस्य भी, एक सदस्य केवल एक स्व सहायता समूह के सदस्य रहेंगे, 2 स्व सहायता समूह के सदस्य नहीं बनेंगे, एक ही रहेंगे। तो अगर कोई सदस्य जो एक से अधिक स्व सहायता समूह से जुड़ा होगा उसको चक्रीय निधि के तहत राशि नहीं मिलेगा। तो ये 5 क्राइटेरिया जिसके तहत पात्र नहीं होंगे और ये 4 क्राइटेरिया जिसके तहत वो लोग पात्र होंगे। इसको याद रखना, 16 से 18 सप्ताह वाला आ सकता है। ये रिवॉल्विंग फंड में कितना राशि मिला वो तो आ ही चुका है, और ये भी पात्र नहीं होंगे, ये कहीं नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। आप लोग खोज के देख लेना, कोई बुक में मिले तो बताना मेरे को, अच्छे से नोट करते जाना और उसके बाद इसको बढ़िया से पढ़िए आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें क्लियर होगी। आगे के वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो सामुदायिक निवेश निधि हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। वेन डायग्राम से मैं पूरा बना के इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो
तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।